हेल्थ और एजुकेशन यानी इलाज और पढ़ाई। जो सरकार अपने देश की जनता को, अपने देश के बच्चों को पढ़ाई का भी इंतजाम ना कर पाए, जो सरकार अपने देश के लोगों के इलाज की भी व्यवस्था ना कर पाए, ऐसी सरकार की इस देश की जनता को जरूरत क्या है? जरूरत है क्या? किसने चुनते हैं आप सरकार? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग वोट डालते हैं, चुनाव के दौरान किसने क्या देखते हैं वोट डालते हैं? क्यों चुनते हैं आप लोग सरकार? इसलिए चुनते हैं ना कि सरकार आपके लिए काम करे, सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करे, सरकार आपके युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम करे, सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिसमें केवल कुछ लोग ही तरक्की ना करें बल्कि बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकार ऐसा इंतजाम करे कि किसी भी जाति और धर्म के लोगों के बच्चों को एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। सरकार ऐसा इंतजाम करे कि कोई भूखा ना रहे, सरकार ऐसा इंतजाम करे कोई बीमारी के कारण इलाज ना मिलने की वजह से ना मरे। इसीलिए तो सरकार को चुनते हैं। लेकिन क्या सरकार ऐसा कर पा रही है? क्या सरकार नौकरियां दे पा रही है? क्या सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही है? ना तो सरकार बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर पा रही है, ना सरकार युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम कर पा रही है, बल्कि खुद सरकारों ने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया, हेल्थ को इंडस्ट्री बना दिया। हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे तो वो कहेंगे इतने लाख रुपए जमा करो, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो कम है, देश की जनसंख्या ज्यादा है। होना तो ये चाहिए कि खुद सरकार इतने सरकारी स्कूल बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज बनाकर डॉक्टर पैदा करे ताकि प्राइवेट की जरूरत ना पड़े। भाई एक बात बताओ, मैंने इस बात का सर्वे किया था कि देश के अंदर, सांसद जी भी इस बात से सहमत की गई, मैंने खुद इस बात का सर्वे किया कि देश के अंदर जितने आईएएस आईपीएस हैं, सीनियर सीनियर लेवल के, देश के अंदर जितने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर प्रोफेसर हैं, देश के अंदर जितने सीनियर डॉक्टर हैं, देश के अंदर जितने सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो सरकारी से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं? तो मेरे सर्वे में निकल कर आया कि सीनियर जज, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट 98% सरकारी स्कूलों से, सरकारी कॉलेजों से पढ़े। और वैसे भी अगर आप सरकारी स्कूल की बात करें और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर वो टीचर पढ़ाते हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, क्योंकि सब पहले सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं। जब वो सरकारी टीचर नहीं बन पाते तब वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्वालिफाइड टीचर कौन है? जिसने एग्जाम पास किया। तो सरकारी स्कूलों में ज्यादा क्वालिफाइड टीचर है या प्राइवेट में? सरकारी में हुए ना, तो फिर रिजल्ट सरकारी का अच्छा होना चाहिए प्राइवेट का? तो फिर सब लोग जिनके पास थोड़ा भी पैसा है या जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, देश में जितने भी सांसद और विधायक हैं, देश में जितने भी व्यापारी हैं, वो अपने बच्चों को, जब क्वालिफाइड टीचर सरकारी में है तो अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? जानते क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि वो सोचते हैं कि सरकारी में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अगर गरीब बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे अफसर बनेंगे तो उनके बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो चाहते नहीं है कि गरीबों के बच्चे पढ़े। सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद जानबूझकर स्कूल के माहौल को ऐसा बना के रखते हैं ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब ना हो पाए। ये साजिश है। और ये साजिश केवल देश के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, माइनॉरिटी के बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि ये साजिश भारत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। इसीलिए इन सारों में बैठे हुए नेताओं को मैं देशद्रोही कहता हूँ। इसीलिए मैं इन लोगों को देशद्रोही कहता हूँ, क्योंकि ये देश से प्यार नहीं करते,
इनके सब के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके सब के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ के जाते हैं, और आपके बच्चों को कहते हैं संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो। इंग्लिश तो मैकाले की भाषा थी, अंग्रेजों की भाषा थी, उससे दूर रहो। अरे दुनिया में कामयाब वो है जिसको अंग्रेजी भाषा की समझ है, क्योंकि वो कहीं भी पूरी दुनिया में जा सकता है और अपनी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से किसी से भी बात कर सकता है और कहीं पर भी जाके अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तुम्हारे बच्चे तो पढ़े इंग्लिश मीडियम में, तुम्हारे बच्चे तो पढ़े विदेशों में जाकर, और हमारे बच्चे संस्कृत पढ़े। वाह, इस तरह की धोखेबाजी चलेगी नहीं। इसलिए सतीश गौतम जी ने अपने भाषण के अंत में बड़ी सही बात कही थी कि अपने बच्चों को कहो कि अंग्रेजी जरूर सीखें, अंग्रेजी भाषा को जरूर सीखें। ये दुनिया की भाषा है, केवल भारत की भाषा नहीं है। दुनिया में कहीं जाना है तो आपको वार्तालाप करने के लिए विदेश के लोगों से आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। और आज एक और पीड़ा की बात है, बहुत ही दुख की बात है। आजकल तो जो नौकरी के एग्जाम होते हैं, पूरा का पूरा सेंटर बिक जाता है। कभी कभी आप रिजल्ट देखना, आप दंग रह जाएंगे रिजल्ट देखकर। कई बार एक ही सेंटर से अनेकों बच्चे पास होते हैं, किसी किसी सेंटर से कोई पास नहीं हो पाता, या एक दो होगा, और किसी किसी एक ही सेंटर से सैकड़ों बच्चे पास हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? सेंटर बिकते हैं, नौकरी के पेपर बिकते हैं, जो खरीदते हैं एक ही जगह के आपस में एक दूसरे को सर्कुलेट करके ऐसे लोग पास होकर नौकरी पा लेते हैं। नीट का एग्जाम नीट अभी तक पिछले कुछ ही सालों के अंदर इस बीजेपी के शासन काल में 89 बल्कि 90 भी हो गया। अभी जो एसएससी का भी एग्जाम लीक हुआ, इसका मतलब 90 पेपर लीक हो गए। पेपर कौन खरीदता है? पेपर जैसे नीट के पेपर को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में खरीदा, तो 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख गरीब आदमी तो नहीं दे पाएगा। इसका मतलब गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर काबिल होने के बावजूद जब नीट का पेपर ही बेच दिया जाएगा, तो जिनके पास पैसा है वो खरीद के उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे और बाकी गरीबों के काबिल बच्चे ही रह जाएंगे। ये बेचने वाले तो कौन है? आप इनका नाम ढूंढो। खरीदने वाले लोग कौन है? उनकी जाति और धर्म भी ढूंढो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीब समाज के लोग नहीं मिलेंगे इन पेपरों को बेचने और खरीदने वाले लोगों में। वही मनुवादी समाज के लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा है, वही पेपर को लीक करते हैं और वही पेपर को खरीदते हैं। हमारे इस मेहनत समाज के लोग तो बेचारे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बच्चों के लिए साथ की रोटी का इंतजाम हो जाए, उनकी जद्दोजहद तो वही तक सीमित रहती है। लेकिन फिर भी जो हालात है वो सबके सामने है, जो हालात है वो सबके सामने है। इस हालात को अगर ठीक करना चाहते हो तो तमाम वंचित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग एकजुट हो जाओ, सब लोग एकजुट हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ। तुम्हारे पास होने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरा विश्व है। उसी प्रकार भारत के दलित, पिछड़े, गरीब, वंचित वर्ग के लोगों, तुम सब एक हो जाओ। तुम्हारे पास होने के लिए मजदूरी, गुलामी और पाने के लिए पूरा दुनिया आपके सामने है। इसलिए एक हो गए, लड़ाई की तैयारी करो। और लड़ाई लाठी गोली की नहीं, खून बहाने की नहीं, लड़ाई अपने हक को पाने की संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से एकजुट होकर अपनी वोट को ईमानदारी से इस्तेमाल करो, अपने लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि ये वोट इतनी आसानी से नहीं मिली है। 1935 से पहले इस देश में वोट डालने का अधिकार केवल उनको था जो अंग्रेजों को इनकम टैक्स देते थे। दूसरा उनको था जो बड़े जमींदार थे। तीसरा उनको था जो ग्रेजुएट थे। लेकिन मेरे दलित पिछड़े वर्गों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, व्यापार करने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए वो व्यापारी नहीं बन पाए, इसलिए वो इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए, इसलिए वो ग्रेजुएट भी नहीं बन पाए। तो मेरे समाज के लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, वंचित वर्ग के लोगों को और महिलाओं को
कि इस देश में वोट डालने का अधिकार मिलने वाला नहीं था, भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अंग्रेज सरकार से लड़कर हमारे और आपके देश के तमाम लोगों को, मजदूर हो, किसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब लोगों को वोट का अधिकार दिया। सरकार चुनने की पावर आपके हाथ में दी, लेकिन आपको इस वोट की वैल्यू का पता ही नहीं है। इतने मुश्किल से मिले इस वोट के अधिकार को जब आप शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में बेच देते हैं, तो जिनके हाथों आप अपना खून बेचते हैं, जिनके पैसे से वो आपकी वोट खरीदते हैं, उन्हीं लोगों के हाथों वो अपने भविष्य को बेच देते हैं, भारत को बेच देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अच्छे बुरे में अंतर करना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों की जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको एक ही रास्ता है, हम लोग पढ़ाई करके एकजुट रहकर अपनी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद किसी की ताकत नहीं है जो हमारा पीड़ित कर दे। लेकिन ऐसे में एक सवाल है, आवश्यकता आविष्कार की चल रही है, नौकरियां है नहीं, लेकिन ये दलित वर्ग के, वंचित वर्ग के तमाम लोग केवल नौकरी के चक्कर में रहते हैं। नौकरियों के साधन सीमित हैं, नौकरी सबको नहीं मिलेगी, लेकिन घर सबको चलाना है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में तो काबिल बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन दिमाग रखते हैं, जिनका क्रिएटिव माइंड है, वो अपना दिमाग लगाइए। नौकरी तो करनी है, पर नौकरी के साथ साथ आपको नौकरी देने वाला भी बनना है। अपना दिमाग लगाओ और क्या कर सकते हैं, रोजगार के अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं, दिमाग तो हमारे पास ही है ना। अगर हम लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम लोग नौकरी पाने के साथ साथ नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। क्योंकि इस देश में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी, इनको अगर जोड़ लें तो इनकी जनसंख्या लगभग 88% है। 88% का मतलब हम इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं। क्योंकि भारत की जनसंख्या पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी जनसंख्या जब दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो जो बेचने वाला सामान है, उस सामान को खरीदने वाला कौन है? जनता खरीदती है ना। जनता किसकी ज्यादा है? हमारी ज्यादा है। इसका मतलब हम बहुत बड़े बाजार भी हैं। तो हम उत्पादन भी करना जानते हैं, हम निर्माण भी करना जानते हैं, हम बनाना भी जानते हैं, हम लोग नए नए नौकरी के अवसर पैदा कर सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे घरेलू उद्योग भी पैदा कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यापार से अपने बच्चों को साथ लेके ग्रुप बनाकर कोऑपरेटिव, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। यानी एक के पास पैसा नहीं है, 10 लोग मिले, थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाई तो 10 ने मिलकर काम शुरू किया। अब बनाने वाले भी हम और बेचने वाले भी हम और खरीदने वाले भी हम। अभी भी तो खरीदते हैं ना, हर परिवार चावल खरीदता है, आटा खरीदता है, तेल खरीदता है, मिर्च मसाले खरीदता है, जूते चप्पल खरीदता है, कपड़े खरीदता है। तो भाई एक बात बताओ, खेत का मालिक कोई भी हो, खेत के अंदर फसल उगाने का काम मजदूर के तौर पे कौन करता है? हमारा समाज करता है। कपास उगाना, कपास से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना और फिर कपड़े को सिलना, ये काम कौन कर रहा है? हमारा समाज करता है। ये जो फ्लाई बना, ये जो रोड बना, हाईवे बना, ये बनाया किसी ने भी, किसी ठेकेदार ने, लेकिन मजदूर के तौर पर इस रोड को बनाने वाले कौन थे? हमारे लोग थे। ये चीज इमारत जिसके जरिए मीटिंग चल रही है, इस इमारत का मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर और मिस्त्री के तौर पर इस इमारत को बनाने वाला कौन है? हमारा समाज है। देश में बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ा कॉलेज, बड़े से बड़ा अस्पताल, बड़े से बड़ा मंदिर, बड़े से बड़ी मस्जिद, बेशक किसी की भी हो, लेकिन बनाने वाला मजदूर के तौर पर मेरा समाज है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपनी ताकत को पहचान। आप भी लोग बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हैं, आई नो, आप भी लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, आप बनाने वाले लोग हैं। और बनाने वाले लोग अगर एकजुट हो जाए तो हमारी हाथों में कितनी शक्ति है। मिट्टी से ईंट हम बनाते हैं, भट्टे का मालिक कोई भी हो, उस भट्टे में ईंट भी हम पकाते हैं और फिर इमारत भी हम बनाते हैं। हमारे हाथों में वो हुनर है
मरे हुए जानवर की खाल उतार कर गला कर कलर करके बेल्ट भी हम बनाते हैं, हेड भी हम बनाते हैं, जैकेट भी हम बनाते हैं, पर्स भी हम बनाते हैं, बैग भी हम बनाते हैं। तो ये काबिलियत, ये इंजीनियरिंग है। हम लोग पैदाइशी इंजीनियर है। मिट्टी से बर्तन, मिट्टी से ईंटें, मिट्टी से मकान, ये सब कौन बनाते हैं? हमारे समाज के लोग बनाते हैं। तो हम तो पैदाइशी इंजीनियर है। लकड़ी से खिड़की, दरवाजे, सोफा सेट और ये सारी हमारी बैठने की और रुकने की व्यवस्था, ये सारी लकड़ी की, ये सारा कौन बनाता है? ये भी हमारे समाज के लोग बनाते हैं। हमें कहीं जाके सीखने की जरूरत नहीं है। तो पैदाइशी इंजीनियर है। तो अपने ऊपर गर्व करो, अपने ऊपर गर्व करो कि हम लोगों ने भारत का निर्माण किया है। भारत में जितनी भी इमारतें हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी फ्लाईओवर हैं, जितने भी रोड हैं, ये सब बनाने वाले हम लोग हैं। भारत में जितनी तरह की फसलें हैं, जितने तरह की खाद्य पदार्थ आते हैं, उसको उगाने वाले हम लोग हैं। तो हमें अपने काम पर गर्व करना चाहिए। तो साथियों, आज हम लोग तथागत बुद्ध की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे अच्छे अंक लेके आए, हम उनको सम्मानित करने का भी काम कर रहे हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, पढ़ाई मन लगा के करो, अच्छे से जम के करो। केवल पढ़ाई है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन पढ़ाई केवल नौकरी के लिए मत करो। जिनको नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जो अफसर बन जाए बहुत अच्छी बात है, जो ना बन पाए वो नौकरी देने वाले बने। गुरु बनाओ, आप अपने कॉपरेट की गुरु बनाओ, थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी करो, उसे छोड़कर छोटा मोटा काम शुरू करो, छोटा मोटा व्यापार शुरू करो, घर के खाद्य सामग्री बनाना शुरू करो। यही से हमारे हमारे छोटे छोटे मूवमेंट से छोटे छोटे उद्योग खड़े होंगे, छोटे छोटे उद्योग से बड़े उद्योग खड़े होंगे, बड़े उद्योग से लाखों लोगों को नौकरी देने वाले हम बनेंगे। तो बनाने वाले भी हम, और अपने सारे लोगों के बच्चों को नौकरी के साधन हम लोग पैदा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, मुझे ध्यान से सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कभी क्लास नहीं पास कर पाया था, लेकिन आज आपके बच्चा, आपके लोगों के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा बहुत बच्चों में नवोदय विकसन पैदा हुआ। तमाम बहुत बच्चे पढ़ने वाले सरकारी नौकरी से लोगों के द्वारा जो निरंतर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, समाज को जागरूक किया जा रहा है, उन्हीं पार्टियों। सेकंड इनाम हमारे बड़े भाई कपिल कुमार मावी जी, जो जिला कृषि अधिकारी हैं हमारे जनपद सहारनपुर में, वो हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनकी तरफ से सेकंड इनाम 3100 रुपए का प्राप्त हुआ। जोरदार एक बार तालियां बच्चों को देने के लिए। थर्ड इनाम हमारे विनय कुमार प्रजापति है। तो मैं सीधा कपिल कुमार मावी जी आए और हमारा मार्गदर्शन के टीम के सभी साथी पंचिल का पट्टा पहनाकर उनका सम्मान करने पर जोरदार जोरदार एक बार तालियां। धन्यवाद अमित भाई। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में मंचसी सभी अतिथिगण, आए हुए सभी अभिभावक, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में किया जा रहा है। मैं इस समिति के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे समय समय में इंटरव्यू होता रहता हूँ, और जो कार्य ये क्षेत्र में गाँव के अंदर गरीब बच्चों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए जिनके लिए सुविधाएं कम हैं, उनके लिए ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। और मैं आप सबका जो है धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार कार्य है। मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सतीश भाई को सुनना था, बहुत इच्छा थी कि सतीश भाई को सुनेंगे, लेकिन मैंने मिस कर दिया।
अभी मेरे से पूर्व आदरणीय वक्ता बोल रही थी, उन्होंने भी बहुत ओजस्वी भाषण दिया और आप लोगों को जलाने का कार्य किया। देखिए, मेरा मानना है कि सरकारें आती जाती रहती हैं और हर सत्ता का नेचर है कि वो कुर्सी से बंधे रहना चाहती है, चाहे आजादी से पहले की सत्ताएं रही हूँ या आजादी के बाद की सत्ताएं रही हो। किसी भी सत्ता को आम जनता से केवल वहीं तक सरोकार होता है जहां तक उसकी कुर्सी सेफ है। तो मैं बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारे और इनके हितैषी कोई भी नहीं है और कोई बुराई कोई नहीं। जरूरत इस बात की है कि समय रहते हम कितना जाग गए। देखिए, एक समय में भारत के इतिहास में वेदों की रचना हुई थी और वेदों की रचना करने वाले कुछ मनीषी थे, बुद्धिजीवी थे। उन्होंने वेदों की रचना की। वेदों का मतलब होता है कि स्वयं की वेदना को जानना और उस पर काम करना, उसको लिखना। उन मनीषियों ने जो सोचा था, जो उन्होंने महसूस किया था, वेदों के अंदर लिखा। लेकिन कुछ साधे बुद्धिजीवियों ने उन वेदों को भगवान बनाकर उस परंपरा को ही खत्म कर दिया। उस परंपरा में पूर्व में भगवान बुद्ध हुए थे और भगवान बुद्ध ने भी स्वयं की वेदना के माध्यम से इस समाज को विपश्यना जैसी साधना दी, जिसके माध्यम से इस जीवन का कल्याण संभव हो सकता है। ऐसे ही महावीर हुए हैं और उसी श्रेणी में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब के इतने बलिदानों, इतनी कुर्बानियों और इतने संघर्ष के बावजूद और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बाबा साहब को इस समाज के लिए बाबा साहब ने कार्य किया था, आज भी वंचित स्थिति में है, आज भी शोषित स्थिति में है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद सोए हुए लोग हैं और ये कार्यक्रम, इस तरीके के जो कार्यक्रम है, इस तरीके के कार्यक्रम में जो बुद्धिजीवी आकर बात बताते हैं, वो आपको जगाने के लिए बताते हैं। मैं खुद किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण से किसान है, लेकिन मेरे पिताजी ने हम 5 भाइयों को खूब पढ़ाया है। आज की तारीख में मेरे परिवार में हम 4 गजेटेड ऑफिसर है, जिसमें 2 PC का लिखा है। ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया बाबा साहब के संविधान की वजह से और हमारे माता पिता की सोच की वजह से। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इस कार्यक्रम की ऊर्जा यही इंगित करती है कि आप यहाँ से ऊर्जावान होकर जाएं, आप यहाँ से संकल्पित होकर जाएं कि आप अपने बच्चों को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। आप बच्चों को नहीं कहेंगे कि आप हमारे साथ काम कर चलिए, हमें जो है जरूरत है अपनी। ये संकल्प लेकर यहाँ से जाइए। आप लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोकेंगे, ये संकल्प यहाँ से लेकर जाइए। सरकार बदलने का काम हमारा नहीं है, सरकार बदलने का काम हम नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है कि यदि हमने अपने आप को बदल दिया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। सरकार तो बहुत छोटी चीज, तो अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को चलाने की जरूरत है। ना किसी सरकार की तरफ देखने की जरूरत है, ना किसी मसीहा की तरफ देखने की जरूरत है, ना किसी पथ प्रदर्शक की तरफ देखने की जरूरत है। अपने अंदर आत्मदीपो भव, अपने अंदर के दीपक को जलाओ, अपने अंदर जाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, तभी ये राष्ट्र भी आगे बढ़ सकता है। मेरे आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं और सुमित भाई को बहुत बहुत बधाई है। इतना अच्छा कार्यक्रम गांवों के अंदर जाकर करते हैं जहाँ कोई नहीं करता, वहाँ सुमित भाई और उनकी टीम खड़ी रहती है। लगभग डेली भाई के मैसेज आते हैं, गाँव में जाकर काम कर रहे हैं,
बच्चों के बीच है, बच्चों को समझा रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अपने अधिकारों को जाने, अपने आप को जाने। आप क्या कर सकते हैं? आप संविधान निर्माता बन चुके हैं, आप क्या नहीं कर सकते इस देश के अंदर रहकर। और ऐसी स्थिति में आप संविधान निर्माता बने थे जब परिस्थितियां 100% प्रतिकूल थी। आज 100% प्रतिकूल नहीं है। आज आपको अवसर दिया जा रहा है, आप आगे बढ़ो। आपका समाज, आपके बड़े, आपके जो संरक्षक है वो आपके सामने खड़े हुए हैं। हम सब मिलकर आप लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको जिस भी विधि में सहयोग चाहिए, आपको शिक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए, हम सब मिलकर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जागना आपको पड़ेगा, उन अभिभावकों को जागना पड़ेगा जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से यही आपसे निवेदन है, यही अनुरोध है कि हम किन्हीं भी बहकावों में ना आए, हम कहीं की हिंसा का मार्ग ना अपनाएं, क्योंकि हिंसा को दबाना बहुत आसान है, लेकिन एक वैचारिक क्रांति को दबाना पीढ़ियां लग जाती हैं, दब नहीं पाती। तो वैचारिक क्रांति खड़ी करो, अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, अपने आप को जगाओ, अपने पड़ोस को जगाओ, अपने रिश्तेदारों को जगाओ। और सबसे जरूरी बात जो हमारी पीढ़ी के ऊपर है कि आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास को भूलने ना दें जिसकी साजिश की जा रही है कि जिस इतिहास में हमारे साथ इसको हम भूल जाए। नहीं भूलना है, याद रखना है, लेकिन उसके लिए हमें क्रोधित भी नहीं होना है, हिंसा भी नहीं करनी है। हमें हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना है, हमें गांधी के मार्ग पर चलना है, हमें अम्बेडकर के मार्ग पर चलना है। और हमें शिक्षित बनना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे अंदर बुराइयां है, हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं, सैकड़ों बुराइयां हमारे अंदर। यदि हमने अपने ऊपर काम कर लिया, समझो हमने दुनिया जीत ली। तो मैं आप सभी को यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जागरूक, आप संगठित होंगे, आप शिक्षित होंगे और आने वाली पीढ़ियों को इस मसाल को आगे सौंपेंगे। और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि इस भारत की भूमि पर आप सबका अधिकार न मिल जाए, जिस चीज के लिए हम बोले हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब कपिल कुमार मावी जी के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। जैसे कि आपको याद है, अब वो समय आ चुका, आप सबको सम्मानित माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा, हमारे जो अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। सभी व्यवस्था बनाए रखे और तमाम जितनी बातें उनसे कड़ी में से कड़ी मिलाकर एक बात कहना चाहता हूँ कि धरा बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, धरा बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, कुल बेच देंगे, गुलशन बेच देंगे। आज अगर इस देश में नौजवान, शोषित वंचित वर्ग के लोग ना जागे तो देश के सरदार देश को भी बेच देंगे। आज और मैं अलाउ कर रहा हूँ जो 10th क्लास के बच्चे हैं, टॉप 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके नाम बोल रहा हूँ। सिद्धार्थु सिंह, पुत्र श्री कपिल गौतम। इस बच्चे ने 10th क्लास में 94% अंक प्राप्त किए। जोरदार एक मकसद अंक प्राप्त किए, जोरदार एक ये 10th क्लास के बच्चा था। तुरंत तो सभी व्यवस्था बनाए। 12th क्लास के बच्चों को बुला रहा हूँ। श्रीमान डॉक्टर राजेश कुमार सर, इस बच्चे ने 12th क्लास में 84% अंक प्राप्त किए। जोरदार एक बात ताली। ये बच्चा श्रीमान एक हाँ जी सर, सामने जाइए सर। नवीन सिंह, सुनो राकेश कुमार जगेसा नजीब से। नवीन सिंह, सुनो राकेश कुमार जगेसा नजीब से। इस बच्चे ने 12वीं क्लास में 80% अंक प्राप्त किए। दूसरा एक बात है उसके दोनों डाले थे तीसरा चाहूंगा आशीष कुमार,
सुनो दिनेश कुमार 60% बच्चे ने 78% अंक प्राप्त किए, जोरदार इकॉनॉमी। मैं बच्चों का नाम बोला, बाकी सभी बच्चे आ जाए। बाकी सभी बच्चे का सबका नाम बोलो, 10th वालों का नाम बोलो पहले, 10th वाले बच्चे आ जाए। 10th क्लास के बच्चे आ जाए। सर अच्छे भैया टेंथ क्लास के बच्चे आ जाओ। साहिबा डॉटर ऑफ आक मोहम्मद 60 बच्चे का 85% कामने जो भाई सिर्फ मेडल लिया कि सिर्फ मेडल देते लिया उम्र डॉक्टर इरशाद समस्तपुर कला से 10th क्लास में 85 उम्र परीक्षित डॉटर ऑफ योगेश कुमार 10th क्लास में 84% अंक प्राप्त के जोरदार परीक्षित अलकमा डॉटर ऑफ सामिर 10th क्लास में 84% अंक प्राप्त के, मैं नाम बोलो बड़ा बनाते जानी। वर्दी का डॉटर ऑफ कुमार 10th क्लास में 83% अंक प्राप्त के, जोरदार दिया। किशन समीर कुमार किशन सवाल समीर कुमार 83% अंक प्राप्त के, जोरदार रिकॉर्ड दिया। इंडियन वाले बच्चे हो गए। मैं 12th में बच्चों का नाम बोलूं, सभी बैठ गए, व्यवस्था बनाए कोई सभी बैठे हैं, हमको सीधा सामने चले जाए। सर एक रिक्वेस्ट सर मैं ऊपर ही कह रहा हूँ, बहुत सही रहेगा सभी साथी नाम बोला, मैं सबके नाम बोल रहा हूँ तो बच्चे आ जाए। जिन जिन बच्चों के नाम बोल रहा हूँ सामने निकल कर आ जाए। 12th क्लास के बच्चों को बोल रहा हूँ, खराफत 12वीं क्लास में 69% अंक प्राप्त किए, जोरदार नितिन कुमार सतीश कुमार 68% अंक प्राप्त किए, जोरदार तालियां। समीक्षा डॉक्टर ऑफ दिनेश कुमार 12वीं क्लास में 65% अंक प्राप्त किए, जोरदार। ये बच्चे सभी निकल गए, जिन जिन बच्चे का नाम मैंने बोला है। परीक्षित अगर बच्चा योगेश कुमार हुआ, संकल्प सौमीर 10th क्लास में 87% अंक प्राप्त किए, वो आ जाए। हिमांशु सनोफ राकेश कुमार 75% अंक प्राप्त किए, वो आ जाए। नेहा नेहा डॉक्टर ऑफ सोनू 12वीं क्लास में बच्चों को कब तक मोमेंट डॉक्टर ऑफ रफीक अर्पित सनो विनोद कुमार, सभी लोग व्यवस्था बनाकर बैठ जाए। हेलो भाई इधर देखना सभी। मैं जिन बच्चों को बोल रहा हूँ मेरे सामने जाए। डॉक्टर ऑफ संजय कुमार 12वीं क्लास, आर्यन सनो 12वीं क्लास, सब लोग बैठ गए अभी है, और बाकी बच्चे सभी बैठ जाए, व्यवस्था बनाए। भाई मुकेश जी आते हैं, उनकी मजदूरी देंगे। मुकेश जी आ जाए बेटा, जिन जिन बच्चों को थोड़े दिन में आ जाओ। आप बच्चे बैठे नहीं, अभी बैठे नहीं, थोड़ी देर में अभी पहले फिर भाई की मजदूरी होगी, उसके बाद हम देखेंगे। अरे आप खड़े हो देखे सभी बैठ जाए। और ये माम जी का भजना